Hello everyone. Once again, you all are welcome to the GST crash course. Oh friends, this is CA मुकुल केडिया and आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई-वे बिल अंडर जीएसटी। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के प्रोविजन है सेक्शन 35 और 36 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट और साथ में रूल 56 टू 58 ऑफ जीएसटी रूल्स। तो सबसे पहले सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहता है कि हमें जीएसटी में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और अगर मल्टीपल प्लेस हैं तो हर एडिशनल प्लेस पे रिस्पेक्टिव प्लेसेस के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। मतलब जो मेरा प्रिंसिपल प्लेस होगा उस पर तो मेंटेन करने ही है, और अगर मेरा कोई गोडाउन है या कोई एडिशनल प्लेस है, तो मेरी सेकंड शॉप है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड अकाउंट्स मेरे को उस प्लेस पे मेंटेन करनी है। और अकाउंट्स क्या मेंटेन करने हैं? जीएसटी में ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट मेंटेन करना है। स्टॉक से रिलेटेड हो गया आपका इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसके बाद टैक्स से रिलेटेड, टैक्स में आईटीसी की भी डिटेल मेंटेन करनी है और आउटपुट टैक्स की भी डिटेल मेंटेन करनी है। और लास्ट में अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। तो प्राइमरली 6 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हैं जो जीएसटी में मेंटेन करने हैं, और अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो सकते हैं। उसके अलावा वेयर हाउस ओनर या ट्रांसपोर्टर के ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन के मटेरियल गुड्स के साथ डील करते हैं, उनके गुड्स की मूवमेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि चाहे ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस ओनर, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसे कंसाइनर और कंसाइनी उन दोनों की भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट अलग से भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन कर सकती है, वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, या फिर रिलैक्सेशन भी दे सकती है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन मत करो। और जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होती है अगर टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करती है, तो जीएसटी में ऑडिट करानी कंपलसरी है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, और फिर उसकी एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट होगी एनुअल रिटर्न के साथ। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन दे दी गवर्नमेंट ने कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सीएजी ऑडिट कर देता है या कोई लोकल अथॉरिटी की कोई ऑडिटर ऑडिट कर देता है, तो उनको ऑडिट करानी जीएसटी में कंपलसरी नहीं है। अदरवाइज जीएसटी में एक अलग ऑडिट होती है जिसके बारे में हम जीएसटी जिसके रिटर्न के चैप्टर में कवर करेंगे इसे। और आपके रिकॉर्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है, सपोज आपने परचेज सेल में या स्टॉक में कुछ शॉर्टेज मिली या कुछ डिस्क्रिपेंसी मिले रिकॉर्ड्स में, तो जो ऑफिसर है वो कोई आपके ऊपर टैक्स लगा सकता है और रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। अब एक्ट में तो खाली प्राइमरीली कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन बता दिए हैं, पर डिटेल दे रखी है इनकी रूल्स में। अब रूल 56 इसके बारे में बताता है कि क्या क्या रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करनी है। तो उसमें अगर गुड्स या सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा उसकी डिटेल मेंटेन करनी है। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई इनवॉइस हो गया, डिलीवरी चालान हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, रिफंड वाउचर हो गया, उन सबको कॉपी मेंटेन करके रखनी है। उसके अलावा अगर कोई एडवांस रिसीव हुआ, उसको पे किया, उसकी डिटेल भी मेंटेन करनी है। फिर जिस भी पर्सन से हमने मटेरियल या सर्विसेज ली हैं, उनकी नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि कस्टमर की हर जगह रिक्वायरमेंट नहीं होती, B2C के केस में कस्टमर की कई जगह एग्जाम्पशन भी है। तो अगर कस्टमर के रिकॉर्ड अब इनवॉइस पे डाली है तो उसकी भी रिकॉर्ड हमें एड्रेस एक अलग से एक एड्रेस बुक मेंटेन करनी है। फिर एड्रेस ऑफ ऑल द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, उनकी भी डिटेल हमें मेंटेन करनी है। फिर कुछ दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दो डिटेल्स हैं जो अदर देन कंपोजिशन लेवी, मतलब नॉर्मल एसएससी को मेंटेन करने, कंपोजिशन वालों को नहीं करने। एक तो स्टॉक की डिटेल की ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चर्ड, ये पूरी स्टॉक की मूवमेंट शीट मेंटेन करनी है। और टैक्स पेबल और टैक्स कलेक्टेड, क्योंकि कंपोजिशन में तो कोई इनपुट मिलता नहीं है, तो इसलिए उनको मेंटेन नहीं करने, पर नॉर्मल एसएससी को टैक्स की पूरी चेन मेंटेन करनी है कि कितना आईटीसी लिया और कितना टैक्स पे किया। एजेंट के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि एजेंट को प्रिंसिपल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, और गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल या सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और प्लस दी अकाउंट फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, ये सारी डिटेल प्रिंसिपल की एजेंट को मेंटेन करनी है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स इसमें बताएं रूल 56 में जो मेंटेन करने हैं। अगर कोई सा भी गुड्स किसी ऐसे प्रीमाइसेस पे मिल गए जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और प्रॉपर इनवॉइस के बिना मिल गए, मतलब कोई इनवॉइस या उसका कोई डिलीवरी चालान, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो प्रीमाइसेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द टैक्स पेबल ऑन सेम, उसको आपकी आउटपुट लायबिलिटी मान के उसके ऊपर टैक्स की आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। और रिकॉर्ड्स में कोई भी एंट्री होगी उसको इरेज नहीं कर सकते, इट शैल बी स्कोर्ड आउट, और साइन करके उसको स्कोर आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उसमें जो भी एंट्री डिलीट हो रही है उसका लॉग मेंटेन करना कंपलसरी है। फिर एक रूल्स में एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दे रखा है
कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे मिल गया, जो मतलब मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है जिसका एड्रेस, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी ऐसे प्रीमाइसेस पे मिल गया जिसपे मेरा नाम लिखा है, मेरा एड्रेस लिखा है, देन इट शैल बी प्रिज्यूम टू बी मेंटेन्ड बाय मी। वो मान लिया जाएगा कि ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है। इसकी प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी के ऊपर है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर को मंथली प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन करना है कि मंथली कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी परचेज सेल हुई, कितनी वेस्टेज हुई। और अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होता है, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल मेंटेन करनी है, किस पर्सन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी डिटेल उसमें मेंशन करनी है। एंड इफ यू आर हैविंग कस्टडी ऑफ एनी गुड्स इंक्लूडिंग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, देन उस केस में जो अदर पर्सन के गुड्स हैं उनकी भी डिटेल मेंटेन करनी है, जो कस्टडी में ले रखे हैं उनकी भी डिटेल C&F एजेंट को भी मेंटेन करनी है। और कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी बुक्स अगर कोई ऑफिसर डिमांड करे तो उनको प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रिलेटेड कुछ रूल्स दिए हैं रूल 57 में, कि जहाँ पे रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है तो उनको डिजिटली ऑथोराइज करना है, डिजिटली साइन करना है, उनका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, और डिपार्टमेंट उनकी हार्ड कॉपी भी मांग सकता है, और अगर कोई फाइल फॉर्म में है तो उन फाइल्स के पासवर्ड भी डिपार्टमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। अब रूल 58 ये वेयर हाउस ओनर और ट्रांसपोर्टर के लिए, जैसा कि रूल सेक्शन 35 में लिखा था कि वेयर हाउस ओनर और ट्रांसपोर्टर को चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड अपने खुद के अलावा जिनके मटेरियल में डील कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करनी है। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस ओनर अनरजिस्टर्ड है तो उसने ऑब्वियसली जीएसटी नंबर नहीं ले रखा होगा, देन उस केस में उसको जीएसटी की साइट पे जाके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना होगा, ईएनआर नंबर लेके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ट्रांसपोर्टर मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है तो उसके एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर होंगे। फिर उसको ई वे बिल जनरेट करने के लिए ही हैज़ एन ऑप्शन कि वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले ले, और फिर यूनिक एनरोलमेंट नंबर के बाद उसी के थ्रू ई वे बिल जनरेट करे, चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो एनरोलमेंट नंबर ऑल इंडिया सेम रहेगा। फिर ट्रांसपोर्टर को सारी गुड्स की डिटेल मेंटेन करनी है कि किसके बिहाफ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, कहाँ डिलीवर किए, कंसाइनर कंसाइनी दोनों के जीएसटी नंबर। सिमिलरली वेयर हाउस ओनर को भी गुड्स के सारी मूवमेंट की डिटेल कैप्चर करनी है, उससे सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस पार्टी से कब गुड्स आए थे, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट कभी भी आके उससे डिटेल मांगे या इंस्पेक्शन करे तो गुड्स की सेग्रीगेशन पॉसिबल हो ओनर वाइज एंड आइटम वाइज। और एक सर्कुलर है जिसमें क्लियर किया गया है कि सब कई बार क्या होता है इन जैसे कई फैब्रिक इंडस्ट्री में कई बार रेसिपिएंट के पास जगह नहीं होती, देन ही आस्क्स द ट्रांसपोर्टर कि टू स्टोर द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, देन इन दैट केस द प्रीमाइसेस ऑफ ट्रांसपोर्टर इज डीम्ड टू बी गोडाउन ऑफ रेसिपिएंट, और उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होगा मेरे को जीएसटी में। फिर सेक्शन 36 बात करता है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मली 72 मंथ्स मतलब 6 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जैसे 17-18 की एनुअल रिटर्न थी कि ड्यू डेट थी मार्च 2019, तो मार्च जो ड्यू डेट होगी नॉट द एक्चुअल फाइलिंग डेट बट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, उससे 72 मंथ्स। और अगर अपील का केस है या रिवीजन या इन्वेस्टिगेशन का केस है देन उस केस में 6 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या फिर 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल ऑफ अपील विच एवर इज लेटर, मतलब जो भी अपील डिस्पोज ऑफ होने के 1 साल के आगे या फिर ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 6 साल के टाइम पीरियड तक वो रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने जरूरी हैं। तो अगर कहीं पे ड्यू डेट मेरी एक्सटेंड होती है तो ये पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आगे कवर करते हैं ई वे बिल से रिलेटेड प्रोविजंस। इसके लिए एक्ट में खाली एक सेक्शन है सेक्शन 68 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट या इन ट्रांजिट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। तो जो भी पर्सन इंचार्ज होगा कन्वेंस का, ट्रक का, व्हीकल का, जो भी पर्सन इंचार्ज होगा ही हैज टू कैरी द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया गया ई वे बिल, एंड दैट डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी वैलिडेटेड, वो वेबसाइट के थ्रू जनरेट होता है, और पर्सन इंचार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर बीच में इंस्पेक्शन के लिए मांगे तो उसको डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना है और गुड्स की इंस्पेक्शन भी अलाउ करनी है। ई वे बिल खाली मेरे को ट्रांजिट के लिए चाहिए, एक बार गुड्स मेरे प्रीमाइसिस पे पहुंच गए उसके बाद ई वे बिल चेक नहीं कर सकता डिपार्टमेंट। ई वे बिल इज ओनली फॉर द ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अब ई वे बिल के रूल्स हैं रूल 138 टू रूल 138E। ये सेंट्रल जीएसटी रूल्स में, एक्ट में ई वे बिल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, उसमें खाली ये बताया कि ई वे बिल होना चाहिए। इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे रूल्स में दे रखे हैं, और इसमें हम ई वे बिल बनाना नहीं देखेंगे बट इसमें हम ई वे बिल से रिलेटेड लीगल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे।
सबसे पहले रूल 138 बात करता है जनरेशन ऑफ ई वे बिल कि ई वे बिल बनेगा कब। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, फिर चाहे वो सप्लायर हो, चाहे रेसिपिएंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है जहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, चाहे वो सप्लाई के लिए हो या चाहे अदर देन सप्लाई, तो ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। मतलब गुड्स की मूवमेंट शुरू होने से पहले अगर 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू के गुड्स हैं तो ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। अब ई वे बिल अगर परचेज सेल होगी यूज केस में भी होगा, और फिर अगर सपोज अदर देन सप्लाई, सपोज मैंने जॉब वर्क के लिए मटेरियल भेजा, तो उस केस में भी गुड्स की वैल्यू अगर 50,000 से एक्सीड है तो ई वे बिल जनरेट होगा। सिमिलरली अगर मैंने कोई मशीन रेंट पे भेजी तो वो डिलीवरी चालान पे मूवमेंट होगी। फिर मेरा हो सकता है रेंटल चार्जेस मेरे 50,000 से कम ऊपर, अगर मशीन की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसाइनमेंट वैल्यू। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो जीएसटी होगा, जीएसटी को इस वैल्यू में ऐड करना है। मतलब 50,000 रुपीज इज इंक्लूडिंग टैक्स। सपोज मेरा कोई इनवॉइस होता है उस पर 45,000 रुपीज बेसिक प्राइस है और प्लस 9,000 रुपीज का टैक्स है, तो मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू 54,000 होगी। फिर उस केस में मेरे को ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। बट अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड्स है तो उसकी वैल्यू ई वे बिल के लिए हटा देंगे। और दो ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर वैल्यू 50,000 से कम है तब भी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। पहला, अगर जॉब वर्क के लिए गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई करे जाते हैं, सपोज दिल्ली से मैंने हरियाणा भेजे जॉब वर्क कराने के लिए और फिर जॉब वर्क होने के बाद वापस हरियाणा से दिल्ली आए, तो उस केस में अगर वैल्यू मेरी 50,000 से कम है तब भी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। सिमिलरली हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में इंटर स्टेट सप्लाई हो, जैसे हमने इंटर स्टेट सप्लाई के केस में हमें पता है रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए हमने पढ़ा था कि एक एग्जाम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने कि अगर टर्नओवर 20 लाख से कम है तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई। पर उस केस में गवर्नमेंट ने एक रूल लगा दिया कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं भी ले रखा तो 50,000 की वैल्यू से कम की भी अगर मूवमेंट है, गुड्स की वैल्यू है, तब भी ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। और ये वैल्यू हमें डिलीवरी जॉब वर्क के केस में जो गुड्स की जो जॉब वर्क हम डिलीवरी चालान बनाएंगे तो उसमें गुड्स की वैल्यू के साथ साथ हमें टैक्स का कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने स्टील की जॉब वर्क के लिए भेजा, तो जॉब वर्क के ऊपर तो जीएसटी रेट 12% है, पर स्टील के ऊपर जीएसटी रेट 18% है। तो मेरा डिलीवरी चालान बनेगा वैल्यू ऑफ स्टील सपोज 50,000, उसके ऊपर जीएसटी 18% 9,000। तो मेरे लिए कंसाइनमेंट वैल्यू 59,000 मानी जाएगी, 50,000 नहीं, और मैं ई वे बिल 59,000 का बनाऊंगा। और डिलीवरी चालान का जो ईवी बिल होगा उसकी बुक्स में एंट्री नहीं होगी, पर उसको जीएसटी पर्पज से मेरे रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहेगा। अब ईवी बिल दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट उसमें इनवॉइस की डिटेल मेंशन होती है और सेकंड पार्ट में ट्रांसपोर्ट की डिटेल, व्हीकल की डिटेल मेंशन होती है। तो फर्स्ट पार्ट कोई भी जनरेट कर सकता है, चाहे वो सप्लायर हो, रेसिपिएंट हो, और अगर ट्रांसपोर्टर को हमने इन्वॉल्व किया है तो ट्रांसपोर्टर, कोरियर एजेंसी या ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको ऑथराइज किया तो वो भी पार्टी जनरेट कर सकते हैं। वो सिंपल इनवॉइस के बेसिस पे जनरेट हो जाएगा। जो इनवॉइस की डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल उसमें फीड हो जाएगी। इनवॉइस या डिलीवरी चालान जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल के बेसिस पे जनरेट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट भी स्पेसिफिक पर्सन ही जनरेट कर सकते हैं, हर कोई जनरेट नहीं कर सकता। जैसे अगर गुड्स की मूवमेंट सप्लायर रेसिपिएंट आपस में कर रहे हैं, कि जैसे हमने किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस नहीं ली, सप्लायर की या रेसिपिएंट की खुद की गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी में गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में पार्ट भी सप्लायर या रेसिपिएंट खुद जनरेट करेंगे। लेकिन अगर हमने सप्लायर की गाड़ी ले रखी है तो उस केस में हम सप्लायर को ऑथराइज कर देंगे, पार्टी में सप्लायर की डिटेल मेंशन कर देंगे, फिर सप्लायर पार्ट बी में व्हीकल डिटेल अपडेट करेगा, क्योंकि व्हीकल डिटेल ऑब्वियसली उस केस में ट्रांसपोर्टर के पास ही होगी। तो नॉट सप्लायर, सॉरी, ट्रांसपोर्टर व्हीकल डिटेल अपडेट करेगा। हम सप्लायर या रेसिपिएंट जो भी अवेलेबल बनाएगा वो ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर देगा, और ट्रांसपोर्टर उस केस में व्हीकल की डिटेल अपडेट करेगा। और अगर रेलवे, एयर या वेसल से मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो फिर पार्ट बी सप्लायर या रेसिपिएंट ही बनाएंगे। फिर पार्ट बी तो बनेगा पर वो रेलवे नहीं बनाएगी, उस केस में ट्रांसपोर्टर, वो सप्लायर या रेसिपिएंट बनाएगा पार्ट बी। और ई वे बिल जनरेट होने के बाद एक यूनिक ई वे बिल नंबर निकलेगा एंड इट शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द पार्टीज। वो सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर तीनों को बता दिया जाएगा यूनिक ई वे बिल नंबर। और बिना पार्ट बी के ई वे बिल वैलिड नहीं है, वो मूवमेंट नहीं मानी जाएगी। इट इज एज गुड एज गुड्स आर मूव विदाउट ई वे बिल। बट खाली खाली दो एक्सेप्शन है जिसमें ई वे बिल विदाउट पार्ट बी भी चल जाएगा। पहला, जब मैं फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर के पास मटेरियल भेज रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को नहीं पता ट्रांसपोर्टर कौन सी गाड़ी में, कौन सी गाड़ी के थ्रू मटेरियल भेजेगा, तो उस केस में मैं खाली पार्ट ए फिल करके और उसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल एंटर करके मटेरियल को भेज सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड ई वे बिल विथ पार्ट ए ओनली। फिर पार्ट बी उसका ट्रांसपोर्टर अपडेट कर देगा। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने कि ट्रांसपोर्टर विद इन द सेम स्टेट होना चाहिए और विद इन 50 किलोमीटर होना चाहिए।
सिमिलरली ये तो हो गया जब मैंने फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर के पास भेजा। फिर जहाँ कस्टमर की प्रीमाइसिस पे ट्रांसपोर्टर के यहाँ पे मटेरियल, ट्रांसपोर्टर ने अपने प्लेस से अपने, जैसे सपोज मैंने दिल्ली से मुंबई मटेरियल भेजा, तो दिल्ली की फैक्ट्री ने ट्रांसपोर्टर के पास मटेरियल भेज दिया विद इन 50 किलोमीटर, उसने पार्ट भी अपडेट नहीं किया। अब ट्रांसपोर्टर अपने अपने दिल्ली के प्रीमाइसिस से अपने मुंबई के प्रीमाइसिस पे गुड्स को ले गया। फिर मुंबई में विद इन मुंबई लोकल ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द प्रीमाइस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू द कस्टमर। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दी। उस केस में आपको पार्ट बी तो ऑलरेडी फिल्ड होगा, पर उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लास्ट लेग की ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टर किसी अपनी छोटी गाड़ी में किसी और व्हीकल में करे। तो उस केस में नॉर्मली तो जीएसटी में हमें पार्ट भी अपडेट करना होता है, पर उसमें गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दी। अगर आप फाइनल कस्टमर के पास लेके जा रहे हो तो विद इन 50 किलोमीटर और सेम स्टेट है, तो फिर पार्ट बी को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, कन्वेंस डिटेल उसमें अपडेट नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। और इससे रिलेटेड रूल है कि जो हमने पार्ट बी में व्हीकल की डिटेल एंटर कर दी, पर कई बार क्या होता है रास्ते में हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ती है या किसी और गाड़ी में मटेरियल भेजना पड़ता है, या सपोज मैंने दिल्ली से पुणे मटेरियल भेजना है, दिल्ली से मुंबई एक ट्रांसपोर्टर ने मटेरियल भेजा, फिर मुंबई से पुणे उसने किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। तो उसके लिए जीएसटी ई वे बिल में ऑप्शन दे दिया कि पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल हम अपडेट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमने ट्रांसपोर्टर चेंज हो रहा है तो हम एक ट्रांसपोर्टर दूसरे ट्रांसपोर्टर को भी असाइन कर सकते हैं ई वे बिल, कि जैसे दिल्ली टू मुंबई एक ट्रांसपोर्टर एक्स ने करी थी मूवमेंट, उसके नाम पे ई वे बिल चला गया। फिर मुंबई टू पुणे ट्रांसपोर्टर वाई के थ्रू होना है, तो ट्रांसपोर्टर एक्स कैन असाइन द सेम ई वे बिल टू ट्रांसपोर्टर वाई। उसमें फिर ट्रांसपोर्टर वाई अपने व्हीकल की डिटेल एंटर कर देगा। और ट्रांसपोर्टर के पास एक ऑप्शन और भी है, वो जैसे इंडिविजुअल ई वे बिल्स के साथ एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी जनरेट कर सकता है, जो खाली एक समरी होगी इंडिविजुअल ई वे बिल्स की, उसमें वैलिडिटी पीरियड हर ई वे बिल का अलग अलग देखना पड़ेगा। अब अगर ई वे बिल गलत बन गया, या सपोज ई वे बिल के हमने ई वे बिल तो प्रिपेयर कर दिया पर गुड्स की मूवमेंट नहीं करी, तो ई वे बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं किए हैं। लेकिन सपोज हमने गुड्स भेज दिए तो रास्ते में गुड्स की वेरिफिकेशन होगी, तो उसके बाद ई वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। अब एक इसमें प्रोविजन है वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल का। अगर नॉर्मल केस में वैलिडिटी होती है 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर, मतलब अप टू 100 किलोमीटर 1 डे, फॉर 200 किलोमीटर 2 डे। बट ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़े डायमेंशनल ओवर डायमेंशनल कार्गोज होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइन करे गए हैं, उनके केस में 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स। लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इस वैलिडिटी को एक्सटेंड भी करा सकते हैं कमिश्नर से, या पावर करके, या खुद भी वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं उसमें रीजंस वगैरह देके। बट इट हैज टू बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। उसके बाद ई वे बिल एक्सटेंड नहीं हो सकता। और ई वे बिल जनरेट होते ही सभी पार्टीज के पास एक पॉपअप चला जाएगा, सभी पार्टीज को एक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि जैसे सप्लायर ने जनरेट किया सपोज ई वे बिल, तो रेसिपिएंट के पास भी इन्फॉर्मेशन चल जाएगी। उस केस में रेसिपिएंट हैज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ई वे बिल, और उसके लिए टाइम लिमिट दे रखी है 72 आवर्स, मतलब 3 डेज की टाइम लिमिट है फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई वे बिल या बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। सपोज लोकल विद इन 100 किलोमीटर्स का था, तो उस केस में ऑब्वियसली ई वे बिल एक दिन के लिए वैलिड होता है, तो उस केस में सेम मतलब विद इन 1 डे। तो अदरवाइज 3 डेज का टाइम है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। अगर 3 डेज में कोई एक्शन नहीं लिया देन इट शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। और ई वे बिल ऑल इंडिया वैलिड है। सपोज हरियाणा में कोई ई वे बिल बनाया तो फिर वो ऑल इंडिया वैलिड है, ऐसा नहीं है कि उसके दिल्ली के लिए अलग बनेगा, मुंबई के लिए अलग बनेगा। जो एक ई वे बिल है वो पूरे इंडिया में वैलिड है। और इसमें ई वे बिल में एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, कि सपोज मेरा इनवॉइस मैंने बनाया 10th ऑफ अप्रैल को, तो उसका जरूरी नहीं है कि ई वे बिल में 10th को ही बनाऊं, ई वे बिल में उसका आगे कभी भी बना सकता हूं, बट इनवॉइस डेट से पहले नहीं हो सकता, पर इनवॉइस डेट के बाद में मैं ई वे बिल कभी भी बना सकता हूं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी दिए रूल 138 में, जिन केसेस में ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी नहीं है। तो पहले तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, 8 गुड्स स्पेसिफाई किए हैं जिसमें ई वे बिल नहीं बनाना है, जैसे ज्वेलरी होगी, पर्सनल गुड्स हो गए, करेंसी हो गए, कुछ इस टाइप के आइटम्स हैं जिस केस में ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी नहीं है। फिर अगर नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस में कुछ ट्रांसपोर्ट करते हो, जैसे रिक्शा के थ्रू कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साइकिल पे कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस केस में ई वे बिल नहीं बनाना। फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट कुछ एरियाज को नोटिफाई कर सकती है जहाँ पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट हट जाएगी। देन एग्जेम्प्टेड गुड्स, जो गुड्स नोटिफिकेशन 2/2017 में एग्जेम्प्टेड है, उस केस में ई वे बिल नहीं बनाना। जैसे बुक्स हो गया, कुछ न्यूज़पेपर हो गया, एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं, उसके ई वे बिल नहीं बनेगा। फिर गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए 5, या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, उस केस में भी ई वे बिल नहीं बनेगा। देन ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट सप्लाई एज पर शेड्यूल 3, उसके भी ई वे बिल नहीं बनेगा। और लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वेटमेंट पर्पज से
हमने गुड्स की वेट कराने के लिए भेजा है फैक्ट्री से, वेटमेंट पर्पज से गुड्स को भेजा है डिलीवरी चालान पे। तो अगर हमारा वेटमेंट ब्रिज 20 किलोमीटर के अंदर है, सेम स्टेट में है, तो उस केस में भी ई वे बिल बनाना कंपलसरी नहीं है। बट जो गुड्स की मूवमेंट है वो डिलीवरी चालान के ऊपर होनी कंपलसरी है, जिसको हम धर्म कांटा बोलते हैं। धर्म कांटे के लिए अगर हम गुड्स को भेज रहे हैं तो डिलीवरी चालान होना कंपलसरी है, ई वे बिल बनाना कंपलसरी नहीं है। वो धर्म कांटा भेजने के लिए और वापस लाने के लिए, दोनों केस में। और गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया अगर बिल टू शिप टू सप्लाई होती है तो उस केस में सिंगल ई वे बिल बनेगा, क्योंकि इनवॉइस दो बन रहे हैं पर गुड्स की मूवमेंट एक बार ही हो रही है। तो ई वे बिल में ऑप्शन है बिल टू शिप टू का, एक ई वे बिल से पूरी ट्रांजेक्शन कैप्चर हो जाएगी। तो रूल 138 तो बताता है हमें ई वे बिल की जनरेशन के बारे में। अब जनरेशन के बाद रूल 138 ए बताता है कि जो ट्रक का ओनर है, ड्राइवर है या पर्सन इंचार्ज ऑफ द कैरेज है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। तो पर्सन इंचार्ज को कैरी करना है बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ई वे बिल बना, वो इनवॉइस होगी, बिल ऑफ एंट्री होगी, डिलीवरी चालान हो गया या बिल ऑफ सप्लाई, कोई भी बेसिक जो डॉक्यूमेंट है, एंड प्लस ई वे बिल। ई वे बिल के 3 फॉर्म से कैरी करने की, या तो फिजिकल प्रिंट आउट या ई वे बिल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे ई वे बिल का नंबर हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैरी कर लिया, एसएमएस फॉर्म में कैरी कर लिया, वो भी वैलिड है। या तीसरा एक मेथड है जो कुछ जगह पे इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट धीरे धीरे, कि RFID बेस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस से एनेबल्ड आपने एम्बेडेड कर दिया ई वे बिल को, मतलब अपने कन्वेंस को RFID डिवाइस से एम्बेड कर दिया, तो उससे ई वे बिल की आप मैपिंग कर सकते हो। ये जैसे आजकल टोल टैक्स वगैरह में सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया, वो सेम सिस्टम ई वे बिल में भी गवर्नमेंट धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रही है। पर हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट बाय रेल, एयर या वेसल है, उस केस में ई वे बिल जनरेट तो करना पड़ेगा पर ई वे बिल कैरी करना जरूरी नहीं है। जैसे अगर बाय रेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो रेलवेज को ई वे बिल कैरी करना जरूरी नहीं है। सिमिलरली वेसल या एयर में ई वे बिल तो जनरेट होगा पर उनको कैरी करना जरूरी नहीं है। फिर एक ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड एक प्रोविजन है कि सप्लायर में अपलोड इनवॉइस ऑन पोर्टल। उस केस में एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और इनवॉइस की जगह वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर यूज कर सकते हो, उसमें सारी डिटेल होगी, उस इनवॉइस की सारी डिटेल उसमें मेंशन होगी, वो 30 डेज के लिए वैलिड होगा और ई वे बिल भी उसी के बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ये भी एक प्रोविजन है जो भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसको भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है इनवॉइसिंग के साथ। और कमिश्नर हैज़ पावर कि वो RFID को कंपलसरी कर सकता है कुछ एरिया में या कहीं पे भी, जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको थोड़ा इंप्लीमेंट किया भी RFID बेस्ड को। ये आगे जाके फ्यूचर में ये फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक की जगह सारी ई वे बिल RFID में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़े आगे जाके। फिर रूल 138B, ये तो हो गया कि ट्रक हमने ई वे बिल जनरेट कर दिया, फिर उसके बाद हमने ये बता दिया ई वे बिल को हमने कैरी कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं। अब उसके बाद बात आ जाती है ड्यूरिंग मूवमेंट की वेरिफिकेशन कौन करेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, जो नॉर्मली इंस्पेक्टर होता है। प्रॉपर ऑफिसर कैन इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस टू वेरीफाई ई वे बिल। और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर मिली है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू इवेजन ऑफ टैक्स, तो प्रॉपर ऑफिसर की जगह और कोई ऑफिसर भी गुड्स की उसकी वो वेरिफिकेशन कर सकता है। नॉर्मल केस में तो प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज्ड ऑफिसर करेगा, पर अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो कोई अदर ऑफिसर भी कर सकता है वेरिफिकेशन। और कमिश्नर हैज़ पावर कि वो RFID रीडर इंस्टॉल कराए, और कहीं पे अगर RFID रीडर इंस्टॉल्ड है और ई वे बिल भी RFID के थ्रू मैप्ड है, तो उस केस में ऑफिसर इज बाउंड टू वेरीफाई द ई वे बिल थ्रू RFID टेक्निक ओनली। अगर कहीं पे दोनों चीज हो रही है, मतलब RFID रीडर भी इंस्टॉल्ड है और ई वे बिल भी RFID के थ्रू मैप हो रखा है, तो उसकी जो वेरिफिकेशन होगी RFID से करनी कंपलसरी है। अब यहाँ पे तो कर ली इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन के आगे रूल 138C इंस्पेक्शन के आगे की बात करता है कि जो भी प्रॉपर ऑफिसर ने जो इंस्पेक्शन करी उसकी रिपोर्ट उसको अपलोड करनी पड़ेगी। रिपोर्ट दो फॉर्म में होती है, एक तो समरी रिपोर्ट, वो विद इन 24 आवर्स अपलोड करनी होती है, और एक फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन अपलोड करनी होती है। और फाइनल रिपोर्ट के लिए जो टाइम लिमिट है वो फर्दर 3 डेज से एक्सटेंड भी कर सकती है। और इसमें एक एग्जाम्पशन भी दे दी एसएसए को कि अगर किसी की एक बार वेरिफिकेशन हो गई ई वे बिल की, तो उसकी वापस उसी कन्वेंस की वेरिफिकेशन नहीं होगी अनलेस द ऑफिसर इज हैविंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टैक्स इवेजन। नहीं तो एक बार एक ई वे बिल की एक बार ही वेरिफिकेशन होगी। अब एक ट्रांसपोर्टर के लिए भी एक फॉर्म है कि अगर कई बार गुड्स को हम ई वे बिल की वेरिफिकेशन के लिए गुड्स को वो व्हीकल को रोका गया, कन्वेंस को रोका गया, एंड इट हैज बीन डिटेन्ड फॉर मोर देन 30 मिनट्स, देन ट्रांसपोर्टर हैज एन ऑप्शन कि ही मे अपलोड दिस इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल दैट आई हैव बीन स्टॉप्ड फॉर सो मच टाइम।
और फिर गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली एक अमेंडमेंट लाई थी लास्ट ईयर कि ई वे बिल के थ्रू गवर्नमेंट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। तो गवर्नमेंट एक रूल 138 गवर्नमेंट ने रूल इंसर्ट किया है कि अगर जो रिटर्न फाइलर्स, जो रिटर्न डिफॉल्टर्स हैं, जो रिटर्न नहीं भर रहे, उनके लिए गवर्नमेंट ने ई वे बिल पोर्टल को ब्लॉक कर दिया। दे आर नॉट ऑथराइज टू जनरेट ई वे बिल, और ई वे बिल जनरेट नहीं होगी तो वो गुड्स की मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए टाइम लिमिट डिसाइड कर दी गवर्नमेंट ने कि अगर कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन लेवी वाला पर्सन है, तो उसके लिए 2 क्वार्टर्स, अगर उसने 2 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भरी, और अगर नॉर्मल असेसी है तो उसने 2 महीने की रिटर्न नहीं भरी, जो 3B है GSTR 3B, वो 2 महीने तक नहीं भरी, तो उस केस में गवर्नमेंट उनके ई वे बिल पोर्टल को ब्लॉक कर सकती है। सिमिलरली अगर GSTR 1 नहीं भरी 2 पीरियड्स के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर सकती है। then that person is not allowed to generate e-way bill. फिर उस केस में he has an option to apply to the commissioner to allow generate of the e-way bill to unblock the e-way bill portal. फिर कमिश्नर के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और पोर्टल को खोल सकता है, या फिर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी कंपलसरी है। उसके अब ये तो हो गए सेंट्रल जीएसटी रूल्स में ई-वे बिल के प्रोविजंस। कई बार क्या होता है कि गुड्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम विद इन हरियाणा, जैसे फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव, जिसमें सेंट्रल, जिसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होती। देन उस केस में हमें स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी रूल्स को भी देखना पड़ेगा फॉर द ई-वे बिल्स। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ई-वे बिल की लिमिट्स को भी बढ़ा रखा है, जैसे 50,000 से बढ़ा के लिमिट को 1 लाख कर रखा है। वो जो 1 लाख की लिमिट है वो विद इन द स्टेट मूवमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर वो 50,000 की लिमिट ही लगेगी। मतलब इंटर स्टेट मूवमेंट है तब तो हमें सेंट्रल जीएसटी रूल्स को देखने हैं, और लोकल विद इन द स्टेट की मूवमेंट है तो उस केस में हमें स्टेट जीएसटी रूल्स को देखना है। और एक गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है 64/38/2018, उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर करा है कि अगर कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होती है ई-वे बिल में, जैसे पिन कोड में कुछ गलती कर दिया, ट्रक नंबर में 64 की जगह 46 लिख दिया, कुछ इस टाइप की कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, तो उस केस में गुड्स की कन्फिस्केशन नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ई-वे बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिकॉज ऑफ ई-वे बिल में क्या है कि चाहे आप ई-वे बिल नहीं बनाओ या आप गलत ई-वे बिल बनाओ, लॉ में दोनों में एक ही पैनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सेम प्रोविजंस हैं। उस केस में आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सपोज आपके 18% टैक्सेबल आइटम था, तो फिर आप एक तो आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा, जिसका सामने वाली पार्टी को इनपुट नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको सेम अमाउंट की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए ई-वे बिल के प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली एंड प्रोफेशनली। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे ई-वे बिल और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का चैप्टर खत्म हुआ है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस। थैंक यू।